अगर लगा कि कोई भी न्यायाधीश भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस न्यायाधीश को जो दंड होगा वो मृत्यु दंड होगा। हमारे देश में न्यायाधीशों के ऊपर में लगाम लगनी चाहिए या नहीं? उस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजन पे, निर्णय पे आज तक सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी बांधी रखी हुई है। अब ये तो फैशन बन गया है। अब नीचे के कोर्टों ने ये करना शुरू कर दिया है कि अपने निर्णय को सुरक्षित रखना और उसके बाद में कई दिनों के बाद में उसका निर्णय देना। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, चाणक्य, मेरा ऐसा मानना है कि पूरे ब्रह्मांड में आचार्य चाणक्य जैसा कोई बुद्धिमान हुआ नहीं आज तक, जो कि इतने विषयों का ज्ञान रखता हो। चाणक्य ने जो न्याय व्यवस्था इस देश के लिए सुझाई थी, उसमें कहा था कि हर एक न्यायाधीश के ऊपर में एक गुप्तचर होगा और वो गुप्तचर का काम होगा कि न्यायाधीश के जो कार्यकलाप हैं उनके ऊपर में वो ध्यान रखेगा और उसकी सूचना वो राजा को देगा। और अगर लगा कि कोई भी न्यायाधीश भ्रष्टाचार में लिप्त है या किसी प्रकार के फेवरेटिज्म में या किसी प्रकार के बायस में लिप्त है तो उस न्यायाधीश को जो दंड होगा वो मृत्यु दंड होगा। अब ये बताइए कि चाणक्य तो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो तो भविष्य को देख सकते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय के केस में कई जजमेंट दिए और यह कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट होगा। मतलब एक राज्य में अगर 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक 25 कोर्ट होगा, स्पेशल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। और जो कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलएज हों, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्ट हैं। इसी समाज से हमारे जो लॉ मेकर हैं, जो कानून को बनाते हैं, चाहे वो राज्य सरकारों की कानून हो या देश की कानून हो, जिसको वो जन्म देते हैं वो भ्रष्ट। इनकम टैक्स का असेसमेंट करने वाले भ्रष्ट, सारे लोग जो लेजिस्लेचर हैं, वो जो एग्जीक्यूटिव हैं वो भ्रष्ट। उनके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है या और भी दूसरे प्रकार के एक्ट हैं, उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं होता है, एक दूसरा प्रश्न हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हमारे देश में न्यायाधीशों के ऊपर में लगाम लगनी चाहिए या नहीं? क्या हम अपने न्यायालय को इसी प्रकार से 93 सेकंड के अंदर में हम अपने निर्णय को लेने का उनको स्वच्छंदता, उनको फ्री हैंड दे दें? हम उनको स्वच्छंद ये कहें कि भाई आप 93 सेकंड के अंदर में अपना काम निपटाइए? ये मत भूलिए कि जो आपने जिसकी का आरंभ किया है 93 सेकंड का, वो अगर हाई कोर्ट में आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ गया, और ये मत सोचिए कि आ चुका है। निर्णय इसी प्रकार लिए जाते हैं। आवश्यकता यह है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट को मानने को तैयार नहीं है, जिसमें कि यह कहा गया है कि 1/3 जजेस जो होंगे वो बाहर से आएंगे, बाहर के कोर्ट से होंगे, इसी कोर्ट में, इसी हाई कोर्ट में अपॉइंट होता है डायरेक्ट अपॉइंटी फ्रॉम दी बार, और उसके बाद में उसी कोर्ट में वो रिटायर होता है 10 साल 15 साल अपनी सेवा देने के बाद में। उसका ट्रांसफर तक नहीं होता है। जो 1/3 पॉलिसी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई कि 1/3 जो जजेस होंगे वो बाहर के कोर्टों से, बाहर के स्टेट से आएंगे। दैट इज गैदरिंग डस्ट। वो धूल उस पर जमा हो गया, उस जजमेंट के ऊपर में, उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और हमारी सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बनी हुई है। क्या उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए? क्या उसके इंप्लीमेंटेशन में इन सब बातों पर बहस नहीं हुई थी कि क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि भ्रष्टाचार एक प्रमुख कारण है।
सिंडिकेट बनाना, कोटरी बनाना, ये भी कारण है। अपने ग्रुपिज्म बनाना, अपने ही लोगों के पक्ष में निर्णय देना और दूसरे के पक्ष में निर्णय न देना, क्या इन सब बातों की गहन समीक्षा नहीं की गई थी? की गई थी। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि हमारे देश में इतने वर्षों के बाद में, 3 दशकों के बाद में भी उस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजन पे, निर्णय पे आज तक सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी बांधी रखी हुई है। आज तक किसी भी कोर्ट के अंदर में मुझे नहीं लगता है कि किसी कोर्ट को, कोई हाई कोर्ट ये कहे कि हमारे पास में 1/3 जो जजेस हैं वो बाहर से आए हुए हैं। आपने फेसलेस किया प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आपने फेसलेस किया कितने प्रतिशत लोगों के लिए जो प्रभावित होते हैं? 70 से 80 लाख लोग मात्र जो इनकम टैक्स देते हैं और उनका केस असेसमेंट में जाता है। यहां पे कितने देश में कितने प्रतिशत लोग न्यायालय से किसी न किसी रूप से प्रभावित होते हैं? क्या इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए क्या कोई कानून नहीं बनेगा? क्या वो उसमें पारदर्शिता नहीं आनी चाहिए? क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आनी चाहिए? क्या वो फेसलेस नहीं होना चाहिए? मेरा मानना ऐसा है कि आप फेसलेस करिए। आप फेसलेस हियरिंग, जिस प्रकार से इस सरकार ने फेसलेस हियरिंग किया है इनकम टैक्स के असेसमेंट की हियरिंग के लिए, उसी प्रकार से सारी न्यायिक व्यवस्था जो है वो फेसलेस होनी चाहिए। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसका केस कहां पे सुनवाई होगी। और आज जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में, उसको और विकसित किया जाना चाहिए और उसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। हर प्रकार की जो हियरिंग्स है, हर एक, चाहे वो न्यायालय हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए ताकि हर एक न्यायाधीश को ये पता चले कि वो उसकी समीक्षा किसी भी समय हो सकती है। वो आप अपने आप को अदालतों में, न्यायालयों में किस प्रकार से कंडक्ट करते हैं, वो अपने आप को, उनका बर्ताव कैसा होता है, हर प्रकार को देखना या समझना या उसकी समीक्षा करना, ये अंततः अगर जहां तक नीचे के हमारे न्यायालयों का प्रश्न है वो हाई कोर्ट करे, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट करे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दोनों का काम उसकी समीक्षा करना पार्लियामेंट करे। हर एक न्यायाधीश को जब तक कि वो अपने सीट पर बैठा हुआ है, निर्णय दे रहा है, वो जब फैसले ले रहा है, उस समय पे उस न्यायाधीश को पता होना चाहिए कि वो कैमरा के सर्विलेंस में है, उसकी हर एक बातों के ऊपर में, और कोई भी काम वो चेंबर में करेगा नहीं। जो भी करना है वो वहीं बैठ के करेंगे आप। ये चेंबर का काम जो है दूसरा एक अलग विषय है कि हम चेंबर में बैठे हैं, वहां पे जजमेंट दे रहे हैं। नहीं, आप वहीं पे बैठिए, वहीं पे जजमेंट दीजिए, और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लाइव रिकॉर्डिंग होगी। या कम से कम अगर आप छूट देना चाहते हैं तो कोई निर्णय जो कि बहुत बड़ा हो, 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज का हो या 50 पेज का हो, ऐसे केस में तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। अब ये तो फैशन बन गया है। अब नीचे के कोर्टों ने ये करना शुरू कर दिया है कि अपने निर्णय को सुरक्षित रखना और उसके बाद में, कई दिनों के बाद में उसका निर्णय देना। वो जो समय होता है वो बहुत सारे स्पेक्युलेशन, वो बहुत सारे संभावनाओं को जन्म देता है, और उसमें जो सबसे बड़ी संभावना है वो भ्रष्टाचार की संभावना है। इन सारी संभावनाओं को निरस्त करना पड़ेगा। और जहां तक हाई कोर्ट का प्रश्न है, इंटर स्टेट तो आप बाद में करिएगा, सेकंड फेज में करिएगा। आपके पास में, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसके पास में बेंचेस हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का बेंच औरंगाबाद में है, औरंगाबाद के अलावा नागपुर में है, गोवा में है, और प्रिंसिपल बेंच मुंबई में है। तो ये हो गए चार बेंचेस हो गए। आप कम से कम जो हाई कोर्ट है उसकी हियरिंग कौन से केस की कहां होगी, वो चीफ जस्टिस को भी पता नहीं होगा। ये मास्टर ऑफ द रोस्टर का जो खेल चल रहा है कि भाई चीफ जस्टिस जो होगा वो मास्टर होगा। ये कौन सा मास्टर, कैसा मास्टर? ये विविध प्रकार की समस्याओं को जन्म देने वाली प्रक्रिया है और इनको समाप्त करना पड़ेगा। कोई भी चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होगा।
सारे के सारे अलॉटमेंट जो होंगे केसेस के वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। कंप्यूटर उनका निराकरण करेगा कि कौन सा केस कहां जाएगा, और किसी भी वकील को पता नहीं चलेगा, किसी भी जज को पता नहीं चलेगा कि उसकी हियरिंग कहां हो रही है। हाँ, ये प्रश्न हो सकता है कि भाई भाषा का, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, प्रश्न है, आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे होता है, ट्रांसलेशन किया जाता है। जो भी कोई डॉक्यूमेंट, ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट को वहां पे उसका ट्रांसलेशन करना पड़ता है। हाई कोर्ट के पास में, कम से कम हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में अपना एक ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो प्रिंसिपल बेंच का मैटर है वो औरंगाबाद सुनेगा, औरंगाबाद का नागपुर सुनेगा, नागपुर का गोवा सुनेगा, गोवा का मुंबई सुनेगा। किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहां पे सुनवाई हो रहा है, और वकीलों को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसकी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप उसकी बहस को सुनिए, और उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसका रिकॉर्ड होगा, और समय पड़ने पर उस जो रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसकी समीक्षा भी की जाएगी, और उसके आधार पे किसी भी न्यायाधीश हो या चाहे वकील हो या कोई पक्षकार हो, उसके विरुद्ध उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। वो एक एविडेंस होगा, वो साक्ष्य होगा। तो ये करने से आप फर्स्ट फेज में तो ये कर सकते हैं, दूसरे फेज में आप बॉम्बे हाई कोर्ट का मैटर इलाहाबाद कोर्ट को भेज दीजिए, इलाहाबाद कोर्ट का बंगाल को कलकत्ता हाई कोर्ट को भेज दीजिए, कलकत्ता का मद्रास में भेज दीजिए, मद्रास हाई कोर्ट को भेज दीजिए, मद्रास हाई कोर्ट का आप पटना हाई कोर्ट को भेज दीजिए, पटना का आप छत्तीसगढ़ में भेज दीजिए। किसी को पता ही नहीं लगेगा। मैं अभी अपने किसी मित्र से बात कर रहा था, जब पता चला कि जब ये असेसमेंट, प्रधानमंत्री जी को बता दूं मैं, या सरकारों में जो लोग बैठे हैं उनको बता दूं कि आपका ये जो प्रयोग हुआ है इनकम टैक्स को लेके बहुत कुछ ये सक्सेसफुल है ये, और सक्सेस स्टोरी इसकी इतनी है कि मुझे बताया गया कि जो असेसमेंट के समय पे जो भ्रष्टाचार चलता था वो कम से कम 95% भ्रष्टाचार खत्म समाप्त हो चुका है। क्या इसी प्रकार की भ्रष्टाचार जो व्याप्त है और बड़े पैमाने पे व्याप्त है, ये मत समझिएगा कि ये इक्का दुक्का केस है। ये भ्रष्टाचार इज रैम्पेंट, जिसको कहते हैं रैम्पेंट करप्शन एवरीवेयर इन एवरी कोर्ट। सो अगर सरकार का काम है कि इस भ्रष्टाचार को, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है न्यायालयों में हमारे, उसको समाप्त करे, और इस प्रकार की अगर फेसलेस हियरिंग अगर कर दे तो 95% वहां पे समाप्त हुआ है, 95% यहां पे भी होगा। और उसके साथ साथ आप न्यायाधीश को अकाउंटेबल करिए, आप उनको पता चलने दीजिए कि उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है और होगी। जिनको न्यायालय में न्याय की सेवा करनी है वो तो सेवा करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका में आप जाते हैं सेवा करने के लिए जाते हैं। जहां तक कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, तो अगर आप सेवा करने के लिए जाते हैं तो आप सेवा भाव से जाइए कि आपका ट्रांसफर भी कहीं हो सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर आपको कार्रवाई से डरना क्यों है? अगर आप किसी भी गलत कामों में लिप्त नहीं होते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्यों है? तब तो आप कहीं पे भी जाके इस देश की सेवा करिए। आइए हम सब मिलकर इस माँ भारती की सेवा करें, और इस न्यायिक प्रक्रिया को, जो कि हमारे देश की आबादी है 140 करोड़ से अधिक हो चुके हैं हम, इस देश की जो जनता है, हम जिनकी बहुत सारी अपेक्षाएं इस न्यायालय से जुड़ी रहती हैं, उन सबको न्याय देने के लिए हम एक साथ सब मिलकर काम करें। चाहे वो न्यायपालिका से जुड़े लोग हों या सरकार से जुड़े लोग हों या वकालत से मेरे जैसे लोग जुड़े हुए हों, आइए हम सब मिलकर इस भारत देश को परम वैभव की तरफ लेके जाने के लिए प्रयास करें और माँ भारती को परम वैभव पर जाकर स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।